तो वी वर हियर, हम लोग ये वाला एक न्यूमेरिकल कर रहे थे जी ट्रांसफॉर्म से रेलिवेंट, जिसमें हम लोगों ने इस सवाल में हम लोगों ने एक स्टेटमेंट दी हुई थी एक सिस्टम के मुतालिक कि एक ऐसा सिस्टम है जिसमें 3 पोल्स हैं और 3 जीरोज हैं। तमाम जीरोज जो है वो ओरिजिन पर हैं और तमाम पोल्स की यानी 3 पोल्स की लोकेशन दी हुई थी 1/3, 2 एंड 6, और कहा गया था कि इसमें पॉसिबल आरओसीज बताइए। जो काम की चीज़ थी वो ये कि पॉसिबल आरओसीज क्या हो सकते हैं। तो फिर हम लोगों ने पहले तो इसका ये सिस्टम का पोल जीरो डायग्राम ड्रॉ किया था। तमाम लोकेशंस ऑफ जीरोज वो ओरिजिन पर ही थे और ये 3 लोकेशंस हैं पोल्स की। फिर हमने कहा था कि अपने जो 6 रूल्स हम लोगों ने पढ़े थे आरओसी के, उसको अप्लाई करते हुए हम लोगों ने कहा था कि इसमें पॉसिबल डिफरेंट रीजन्स हैं जिनको हम आरओसी रीजन ऑफ कन्वर्जेंस बना सकते हैं। जैसे पहला वाला पार्ट था, सिर्फ मैं रिवाइज कर रहा हूँ ताकि लोग जब तक थोड़े से और जमा हो जाएं। पहले हम लोगों ने कहा था कि ये हो सकता है, पॉसिबल है, क्योंकि बड़ी वाला जो सर्किल है जिसका रेडियस 6 है उसके बाहर कोई पोल नहीं है। तो जो सेकंड रूल था कि आरओसी के अंदर पोल नहीं होना चाहिए, ये उसको फॉलो करता है, फुलफिल करता है। और अगर हम लोगों ने कहा कि ये आरओसी है तो इसके मुताबिक ये सिस्टम कॉजल है, क्योंकि इसमें कोई नेगेटिव वैल्यूज नहीं है। नेगेटिव वैल्यू तब होती जब किसी सर्किल के अंदर का पार्ट जो है वो आरओसी होता है। यहाँ किसी सर्किल का अंदर वाला पार्ट आरओसी नहीं है और सिस्टम अनस्टेबल इसलिए है कि ये जो रेड वाला सर्किल जिसका रेडियस 1 है, जिसको हम यूनिट सर्किल कहते हैं, ये आरओसी का पार्ट नहीं है। तो एक पॉसिबिलिटी ये थी। फिर हमने कहा कि एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि 2 और 6, ये जो दो सर्किल्स हैं जिसका रेडियस 2 है और 6 है, ये भी आरओसी हो सकता है क्योंकि इसके अंदर कोई पोल नहीं है। और अगर हम कहते हैं कि ये आरओसी है तो क्योंकि इसमें एक सर्किल के इंटीरियर शामिल है, यानी कि ये इस बड़े सर्किल का अंदर वाला पार्ट शामिल है, तो ये कॉजल नहीं हो सकता, ये जाहिर है नॉन कॉजल होगा। इसीलिए हम लोगों ने कहा था कि ये सिस्टम एक नॉन कॉजल सिस्टम है। और अभी भी हम देख रहे हैं कि जो यूनिट सर्किल है वो आरओसी का पार्ट नहीं है। जब आरओसी का पार्ट नहीं है तो ये सिस्टम स्टेबल नहीं है, इट इज अनस्टेबल। फिर हमने कहा कि एक रीजन ये हो सकता है भाई, 1/3 से लेकर के 2 तक का जो सर्किल है, ये जो दो सर्किल्स हैं इनके दरमियान भी कोई पोल नहीं है। दरमियान में, रिमेंबर, इनकी बाउंड्री पर भले से हो, इनके अंदर कोई पोल नहीं है, तो ये भी एक रीजन ऑफ कन्वर्जेंस हो सकता है। और अगर ये रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है तो क्योंकि यूनिट सर्किल, ये वाला सर्किल इसके अंदर ही मौजूद है आरओसी के अंदर, तो ये सिस्टम स्टेबल है। ये वाहिद कंडीशन है जो सिस्टम को स्टेबल बनाती है। और फिर एक हमने कहा था कि पॉसिबिलिटी ये है कि ये जो छोटा वाला सर्किल है इसके अंदर भी कोई पोल नहीं है, तो ये भी आरओसी हो सकता है। लेकिन अगर ये आरओसी है तो क्योंकि यूनिट सर्किल इससे बाहर मौजूद है, इसका पार्ट नहीं है, तो ये अगेन अनस्टेबल है और ये नॉन कॉजल या एंटी कॉजल सिस्टम है, क्योंकि इसमें किसी सर्किल के अंदर वाला पार्ट जो है वो आरओसी बनता है। तो ये नॉन स्टेबल, नॉन कॉजल सिस्टम है। तो यहाँ तक हम लोग पहुंचे थे और हमने कहा था कि अब बात का आगाज करेंगे यहाँ से, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ जी ट्रांसफॉर्म से। तो आज का काम यहाँ से स्टार्ट होता है। तो बिस्मिल्लाह करते हैं कि सॉरी, इनवर्स जी ट्रांसफॉर्म भी हम लोग पिछली क्लास में देख चुके थे। इनवर्स जी का मतलब है कि अगर हमें कोई जी ट्रांसफॉर्म दिया हुआ हो तो हम उसको इनवर्सली टाइम डोमेन में कैसे लिखेंगे। तो मैंने अर्ज किया था पिछली क्लास में कि इसके लिए टेबल अवेलेबल होते हैं, जैसे लेप्लास का टेबल होते हैं, जैसे कि फोरियर का टेबल हमने देखा था, इसी तरह जी ट्रांसफॉर्म के भी टेबल्स होते हैं। लेकिन हम उसमें जाएंगे नहीं, इसलिए कि जी ट्रांसफॉर्म का इन्वर्स वगैरह ये सब आप लोग पढ़ते हैं जाके डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग में। यहाँ तो सिर्फ इंट्रोडक्शन है कि हम इसको अप्लाई कैसे करते हैं। बहरहाल, इन्वर्स जी ट्रांसफॉर्म की हमने एक एग्जांपल की थी। मिसाल के तौर पर हमें ये दिया हुआ है x ऑफ z इज इक्वल टू 5z रेज़ टू द पावर -3। बोर्ड पर नजर नहीं आ रहा है लेकिन स्क्रीन पर यकीनन नजर आ रहा है। इट इज x ऑफ z इज इक्वल टू 5z रेज़ टू द पावर -3। तो ये हमें किसी सिस्टम का, किसी सिग्नल का, किसी फंक्शन का जी ट्रांसफॉर्म दिया हुआ है, इसको इन्वर्सली लिखना है। तो कुछ नहीं, सिंपल सी बात है कि ये जो मैग्नीट्यूड 5 लिखा हुआ है ये तो मैग्नीट्यूड है और z की पावर में नेगेटिव के अलावा जो कुछ होता है वो उसकी लोकेशन होती है। तो z की पावर में नेगेटिव के अलावा जो कुछ भी है यहाँ पर लिखा हुआ है -z की पावर -3। तो इसका मतलब है 3 इज द लोकेशन फॉर दिस मैग्नीट्यूड 5। इसको हम लोग जब लिखेंगे तो इसका इन्वर्स ट्रांसफॉर्म, इन्वर्स जी ट्रांसफॉर्म निकालेंगे। तो क्योंकि ये सिग्नल कैपिटल x ऑफ z लिखा हुआ है, इसका मतलब है टाइम डोमेन में इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो सिग्नल बनेगा वो x ऑफ n होगा। क्योंकि यहाँ कैपिटल है तो टाइम डोमेन में जाकर ये स्मॉल x हो जाएगा। और यहाँ ये फंक्शन ऑफ z है, इसका मतलब है कि डिस्क्रीट सिग्नल रहा होगा टाइम डोमेन में, तो हम बड़े ब्रैकेट से फंक्शन ऑफ n लिख रहे हैं। तो ये तो हो गया इस तरफ वाली साइड।
और यहाँ मैग्नीट्यूड 5 है तो दिस इज द मैग्नीट्यूड एंड लोकेशन इज 3, क्योंकि यहाँ z की पावर -3 लिखा हुआ है। तो नेगेटिव साइन के अलावा जो कुछ है वो लोकेशन है, तो 3 इज द लोकेशन। इसका मतलब है जब आप इसको इन्वर्सली लिखेंगे तो इसके अलावा और कुछ नहीं लिख सकते, है ना। ये जो नीचे और एरो लगा हुआ ये रिप्रेजेंट करता है कि लोकेशन ऑफ द ओरिजिन। तो ओरिजिन पर कुछ भी नहीं है इस फंक्शन के मुताबिक, लोकेशन नंबर 1 पर कुछ नहीं है तो वहां भी 0 डाल दिया, लोकेशन नंबर 2 पर कुछ नहीं है तो यहाँ भी हमने 0 डाल दिया, और मैग्नीट्यूड 5 था एट लोकेशन नंबर 3, तो दिस इज 0 0 0 5 एंड दिस इंडिकेट्स द ओरिजिन। तो लो जी, हमने उसको यानी x ऑफ z इज इक्वल टू 5z रेज़ टू द पावर -3 को हमने इन्वर्सली लिख लिया। इसके अलावा और कोई इसका आंसर नहीं हो सकता। ओके, अगर हमें फंक्शन की फॉर्मेट में दिया होता तो फिर हम लोग टेबल इस्तेमाल करते हैं, फॉर जी ट्रांसफॉर्म के जो टेबल्स हैं उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो बहरहाल खुशकिस्मती से वो सब डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग में जाकर पढ़ते हैं आप लोग। इसी तरह अगर हमसे कहा जाए कि यार ये हमें एक कॉम्प्लेक्स स्पेक्ट्रम दिया हुआ है, x ऑफ z इज इक्वल टू 1 प्लस फला 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 फला, इसको टाइम डोमेन में लिखें तो इसका इन्वर्स लें तो क्या होगा। हाँ ऑब्वियसली कैपिटल X से लिखा हुआ तो टाइम डोमेन में x ऑफ n होगा। खैर सवाल में भी कह दिया x ऑफ n मालूम करना है, तो टाइम डोमेन में ये सिग्नल x ऑफ n होगा। और इस 1 का मतलब है कि यहाँ पर लिखा हुआ है हिडन है z की पावर 0, क्योंकि एनीथिंग रेज़ टू द पावर 0 बिकम्स 1। तो ये ओरिजिन पर है, 1 इज एट ओरिजिन। सिमिलरली यहाँ देखो z की पावर -1 है, तो मैं क्या अर्ज करता हूँ पावर में नेगेटिव के अलावा जो है वो लोकेशन है, तो लोकेशन इज 1। सिमिलरली दिस इज लोकेशन नंबर 2 और उस पर मैग्नीट्यूड 5 है। लोकेशन नंबर 3 मैग्नीट्यूड 7, लोकेशन नंबर 5 मैग्नीट्यूड 1। और अगर कहीं ये होता प्लस, फॉर एग्जांपल ये होता z की पावर +1, तो इसका मतलब है माइनस ऑफ -1, तो -1 फिर लोकेशन होती, तो पावर में नेगेटिव के अलावा जो है वो लोकेशन है। तो बस इसको लिख लेते हैं, टाइम डोमेन में ये सिग्नल कैपिटल X के बजाय स्मॉल x हो जाएगा, Z के बजाय ये स्मॉल n हो जाएगा। ये लोकेशन ऑफ द ओरिजिन है, तो इसका मतलब है ये ओरिजिन पर आ जाएगा 1। सिमिलरली लोकेशन नंबर 1 पर आ जाएगा 2, लोकेशन नंबर 2 पर आ जाएगा 5, 3 पर आ जाएगा 7। लेकिन इन दोनों के दरमियान आप देखिए कि z की पावर -4 नहीं है, इसका मतलब है 4 के साथ लिखा रहा होगा z की पावर सॉरी मैग्नीट्यूड 0, तो वो 0 भी हमें डालना पड़ेगा। आपके सीनियर जो गलती कर गए हैं, करते रहे हैं, वो ये कि इसको नज़रअंदाज कर देते हैं, पावर्स नहीं देखते, समझते हैं कि बस सब इसी तरह इसी लाइन में होगा, तो 1 2 5 7 और 1 लिखकर जान छुड़ा लेते हैं। हालांकि यहाँ पर आएगा 0 एट लोकेशन नंबर 4, क्योंकि ये जो है लोकेशन 5 पर इसकी वैल्यू 1 है, तो अगर हम ये 0 ना लिखते तो ये लोकेशन नंबर 4 हो जाती है, गलत होता है। तो ये हमने इन्वर्सली लिख लिया, यहाँ तक हम लोग पहुँच गए थे। अब आज का काम का आगाज़ करते हैं। तो पहले मैं ज़रा एक नज़र देख लूँ कि ऑनलाइन कितने लोग हैं। चलो 10 अफराद तो आ गए हैं। ओके, तो प्रॉपर्टीज ऑफ जी ट्रांसफॉर्म, और जैसे मैंने अर्ज किया था कि अगली क्लास यानी आज वाली क्लास मिस ना करें, क्योंकि इसमें जो हम लोग एक प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं वही आपका क्विज नंबर 5 होगा, जो सैटरडे को इंशाल्लाह 2 बजे अपीयर हो जाएगा आपके सिस्टम्स में, आपके कंप्यूटर्स पर। ओके, पहली प्रॉपर्टी, हमेशा कोई भी ट्रांसफॉर्म हो, दुनिया का कोई भी ट्रांसफॉर्म हो जो एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करता हो फंक्शंस को, उसमें पहली प्रॉपर्टी हमेशा लीनियरिटी होती है। लीनियरिटी प्रॉपर्टी हर ट्रांसफॉर्म, कोई ऐसा ट्रांसफॉर्म, दुनिया का ऐसा ट्रांसफॉर्म नहीं होगा जो लीनियरिटी को फॉलो ना करता हो। और अगर कोई साइंटिस्ट, कोई मैथमेटिशियन ये दावा करे कि मैंने एक ऐसा ट्रांसफॉर्म बना रखा है, डिज़ाइन किया है, एक्सप्लोर किया है, जो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी में, फ्रीक्वेंसी से एरिया में, किसी एक से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट तो करता है, लेकिन वो लीनियरिटी को फॉलो नहीं करता, वो झूठा है। कोई भी ट्रांसफॉर्म हो तो वो लीनियरिटी को फॉलो करेगा, हमेशा पहली प्रॉपर्टी लीनियरिटी होती है। लीनियरिटी कहती है कि अगर आपके पास एक ट्रांसफॉर्म पेयर है, जैसे कि हमें यहाँ नजर आ रहा है, x1 एक टाइम डोमेन सिग्नल है, x1 ऑफ n, और ये बाई डायरेक्शनल एरो का मतलब है इसको हम एक डोमेन से दूसरे डोमेन में ट्रांसफर कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, और फ्रीक्वेंसी डोमेन में जाकर कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी डोमेन में ये कैपिटल x ऑफ z बन जाता है। एक और सिस्टम हमारे पास हो, एक और ट्रांसफॉर्म पेयर है, ये बोर्ड पर समझ में शायद ना आ रहा हो, लेकिन इट इज x2 ऑफ n एंड विद बाई डायरेक्शनल एरो ऑफ कैपिटल x2 ऑफ z। अगर टाइम डोमेन में हमारे पास x1 और x2 है, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में उनके स्पेक्ट्रम भी हमें पता है। अब टाइम डोमेन में अगर इन दोनों सिग्नल्स को ऐड किया जाए, जैसे मैं यहाँ अर्ज करता हूँ x1 प्लस x2,
तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में इनके स्पेक्ट्रम भी उसी तरह ऐड हो जाएंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे अगर इन दोनों फंक्शंस को तो ऊपर ये सब्ट्रैक्ट का निशान है, अगर इन दोनों फंक्शंस को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में इनके स्पेक्ट्रम भी सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। और अगर हमने इन फंक्शंस को किसी कांस्टेंट से टाइम डोमेन में मल्टीप्लाई किया है तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में उनके स्पेक्ट्रम भी उसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होंगे। जैसे हमने x1 को a से मल्टीप्लाई किया है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग उसका जो स्पेक्ट्रम कैपिटल X ऑफ x1 है वो भी a से ही मल्टीप्लाई हुआ। सिमिलरली x2 ऑफ n को अगर हमने b से मल्टीप्लाई किया तो उसका स्पेक्ट्रम भी b से मल्टीप्लाई हुआ है। तो लीनियरिटी हर ट्रांसफॉर्म की पहली प्रॉपर्टी होती है, दुनिया का हर ट्रांसफॉर्म लीनियरिटी को फॉलो करता है। और दूसरी अहम प्रॉपर्टी टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के टाइम डोमेन में अगर किसी सिग्नल को हम शिफ्ट करें आइदर पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड तो उसके स्पेक्ट्रम पर क्या फर्क पड़ेगा। तो फर्क ये पड़ेगा कि अगर हमारे पास कोई सिग्नल x ऑफ n है और उसका स्पेक्ट्रम हम निकाल चुके हैं और उसके बाद हमसे कहा जाता है इसको भाई साहब शिफ्ट कर दें, तो हमने इसका स्पेक्ट्रम x ऑफ n का निकाल लिया था, अब हमसे कहा गया कि इसको n सैंपल शिफ्ट कर दें और इस नेगेटिव का ऑब्वियसली मतलब है कि पॉजिटिव डायरेक्शन में शिफ्ट कर दें। तो जब हम टाइम डोमेन में सिग्नल को शिफ्ट कर लें तो अब हमें दोबारा से स्पेक्ट्रम निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका स्पेक्ट्रम सेम होगा जो टाइम डोमेन में ओरिजिनल सिग्नल का स्पेक्ट्रम था। देखिए x ऑफ z और x ऑफ z ये दोनों सेम है, सिर्फ किससे मल्टीप्लाई हो रहा है x रेज़ टू द पावर -n से, और ये रिप्रेजेंट करता है फेज को, क्योंकि z एक कॉम्प्लेक्स वैल्यू है और कॉम्प्लेक्स वैल्यू का अगर पावर रेस किया जाए तो उसका फेज तब्दील होता है। ये हम थ्योरी में जाकर देख सकते हैं, हमारी टेक्स्ट बुक में इसने एक्सप्लेन एंड रिप्रेजेंट्स द चेंज इन फेज ओनली, बस सिर्फ फेज तब्दील हो जाएगा। और हमें पता है फेज की तब्दीली से हमारे सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे तमाम सिस्टम LTI है, हम कंसीडर ही करते हैं कि टाइम इनवेरिएंट है और फेज अगर तब्दील करते हैं ये तो उसका मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम तब्दील नहीं होता। तो टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी कहती है कि टाइम डोमेन में अगर किसी सिग्नल को आप शिफ्ट करते हैं तो कुछ नहीं, उसका फेज तब्दील हो जाएगा, बाकी स्पेक्ट्रम वही रहेगा ओरिजिनल सिग्नल का। डिफरेंशिएशन ऑफ x ऑफ z यानी कि फ्रीक्वेंसी डोमेन में जो हमें स्पेक्ट्रम मिला है अगर हम उसका रेट ऑफ चेंज निकालना चाहें x ऑफ z का, यानी टाइम डोमेन में नहीं फ्रीक्वेंसी डोमेन में। अब सोचिए कि टाइम डोमेन में क्यों नहीं, तो टाइम डोमेन में तो हम z ट्रांसफॉर्म निकालते ऐसे सिग्नल्स का है जो डिस्क्रीट होते हैं, कैपिटल स्मॉल x ऑफ n हम डिस्क्रीट वैल्यूज का निकालते हैं और डिस्क्रीट वैल्यूज एक जगह पर एग्जिस्ट करती हैं, जैसे एक सिर्फ ओरिजिन पर फॉर एग्जांपल एक इम्पल्स है, अब उसका डेरिवेटिव लेंगे तो वो तो जीरो हो जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी टाइम डोमेन में तो डिफरेंशिएशन हो ही नहीं सकती। फ्रीक्वेंसी डोमेन में जो उसका स्पेक्ट्रम आता है, ये सिग्नल था उसका ये स्पेक्ट्रम है, अब अगर हम इसका रेट ऑफ चेंज निकालने जाएं तो ये हो जाएगा, देखिए रेट ऑफ चेंज ऑफ x ऑफ z, ये असल में माइनस जी जो है वो यहाँ इस तरफ होता है, जब हम अप्लाई करते हैं तो इस माइनस जी को हम यहाँ ले आते हैं, लेकिन बहरहाल बैलेंस रखने के लिए ये एक बैलेंसिंग फैक्टर है। और इसका इम्पैक्ट क्या है कि आप असल में x ऑफ n को n से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और बिल्कुल ऐसे ही हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म के वक्त भी पढ़ा था कि डिफरेंशिएशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन, तो वहाँ हम लोगों ने स्मॉल t से मल्टीप्लाई किया था अगर याद हो, तो x ऑफ t को हमने मल्टीप्लाई t से किया था, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में वो उसका डेरिवेटिव हो जाता था। लेकिन ये जो प्रॉपर्टी थर्ड प्रॉपर्टी है ये हमने यहाँ इस कोर्स में नहीं यूज़ करनी है, हम लोग यूज़ करेंगे इसको DSP में, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग में। तो आपको उस वक्त याद आएगा कि जो भी टीचर आपको पढ़ा रहे होंगे DSP, तो आपको याद आएगा कि हाँ ये सिग्नल एंड सिस्टम में हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी। और सबसे अहम प्रॉपर्टी है ये, जिसका क्विज नंबर 5 आने वाला है, कॉन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी। कॉन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी कहती है कि अगर हमारे पास एक फंक्शन x1 है और उसका स्पेक्ट्रम हमें पता है, दूसरा भी एक फंक्शन है x2 ऑफ n और उसका भी स्पेक्ट्रम पता है, तो अगर टाइम डोमेन में हम इन दोनों को कन्वॉल्व कर रहे हैं, कॉन्वोल्यूशन ले रहे हैं, तो ना करें, फ्रीक्वेंसी डोमेन में इनके स्पेक्ट्रम्स को मल्टीप्लाई कर लें। ये यानी दी कॉन्वोल्यूशन, ये कॉन्वोल्यूशन ऑफ बिटवीन दीज टू सिग्नल्स इज इक्विवेलेंट टू मल्टीप्लाई दी स्पेक्ट्रम्स ऑफ दीज टू। तो कहाँ कॉम्प्लेक्स सा मनहूस सा प्रोसेस कॉन्वोल्यूशन का, जिसमें एक सिग्नल को पहले हम लोग मिरर करते हैं, फिर इतना शिफ्ट करते हैं कि दूसरे के साथ ओवरलैप ना करे, फिर शिफ्ट करते हुए लाते हैं, एरिया ऑफ ओवरलैप निकालते हैं, डिस्क्रीट में तो खैर सम ऑफ प्रोडक्ट्स निकालते हैं, फिर शिफ्ट करते रहते हैं जब तक ओवरलैप रहती है। तो कहाँ एक मनहूस सा ये वाला प्रोसेस कॉन्वोल्यूशन का और कहाँ जस्ट मल्टीप्लिकेशन।
तो मल्टीप्लीकेशन कहीं आसान है। तो हम क्या करें, बजाय इसके कि टाइम डोमेन में कॉन्वोल्यूशन करने के, फ्रीक्वेंसी डोमेन में उनके स्पेक्ट्रम्स निकालकर मल्टीप्लाई कर लें। लेकिन जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा फ्रीक्वेंसी डोमेन में ही, जेड डोमेन में ही आएगा। तो फिर हम इनवर्स जी ट्रांसफॉर्म अप्लाई करेंगे, जो अभी 2 स्लाइड्स पहले हम लोगों ने पढ़ा था। जल्दी से एक ये न्यूमेरिकल करते हैं, और ये वो चीज़ है जो क्विज नंबर 5 में आने वाली है। ज़ाहिर है यही सवाल तो नहीं होगा, लेकिन ज़ाहिर सिर्फ वैल्यूज ही तब्दील होंगी। क्या कह रहे हैं, फाइंड द आउटपुट ऑफ एन LTI सिस्टम विद इम्पल्स रिस्पॉन्स h ऑफ n इज इक्वल टू दिस 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 एंड दिस इज एट ओरिजिन। तो हमें एक सिस्टम का इम्पल्स रिस्पॉन्स दिया हुआ है LTI सिस्टम में, और उसके लिए इनपुट दे दिए कि उस सिस्टम को ये इनपुट दी जा रही है, डिस्क्रीट इनपुट है, तो x ऑफ n ये ओरिजिन पर है। कहते हैं यूज जी ट्रांसफॉर्म एंड इट्स प्रॉपर्टीज। हमने आउटपुट निकाल ली है, लेकिन अब शराफत से वो ग्राफिकल मेथड से नहीं, जी ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज को इस्तेमाल करते हुए, और जाहिर है एक ही प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे, कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी। आइए इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं। तो सोल्यूशन के मुताबिक हमें LTI सिस्टम की जब आउटपुट निकालनी होती है y ऑफ n, तो वो हम निकालते हैं कॉन्वोल्यूशन से। y ऑफ n इज इक्वल टू x ऑफ n कॉन्वोल्यूशन विद h ऑफ n। लेकिन अभी अभी जो, क्योंकि हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी है, कॉन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ जी ट्रांसफॉर्म, और उसके मुताबिक ये है कि टाइम डोमेन में कॉन्वोल्यूशन करने के बजाय हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में उनके स्पेक्ट्रम्स निकालकर मल्टीप्लाई कर लें। तो हमें h ऑफ n दिया हुआ है, जिससे हम निकाल लेंगे x ऑफ z, और हमें x ऑफ n दिया हुआ है यहाँ पर, उससे हम लोग निकाल लेंगे x ऑफ z और उनके स्पेक्ट्रम्स को मल्टीप्लाई कर लें। ये रहा x ऑफ z, ये जो हमें सिग्नल दिया हुआ है x ऑफ n, इससे निकाल लें। इस डायरेक्टली निकाला है, ROC के बगैर लिखा है, इसलिए माइंड नहीं करेंगे, क्योंकि ये फाइनल आंसर नहीं है। फाइनल आंसर जब जी ट्रांसफॉर्म का होता है तो फिर हम ROC को मेंशन करते हैं। तो यहाँ लिख लिया जाए तो बहुत अच्छा है, इसके साथ सेमीकोलन लगाकर आप लिख दें कि इंटायर जी प्लेन एक्सेप्ट z इज इक्वल टू 0, क्योंकि इस इक्वेशन में अगर हमने z की जगह 0 पुट कर दिया तो ये पूरा इक्वेशन जो है वो इन्फिनिटी हो जाएगा। तो लिख लें तो अच्छा है, ना लिखें तो मैं माइंड नहीं करूंगा, क्योंकि दिस इज नॉट अ फाइनल आंसर। अच्छा, ये तो हमने निकाल लिया x ऑफ n का जी ट्रांसफॉर्म। फिर भी देख लेते हैं, ओरिजिन पर 1 था, तो ये रहा 1 इंटू जेड की पावर 0। जेड की पावर 0 का मतलब है कि 1 मल्टीप्लाइड बाई 1, तो यहाँ नहीं लिखा। फिर ये लोकेशन नंबर 1 है, तो देखो जेड की पावर -1, क्योंकि माइनस तो फार्मूले में आएगा, और ये लोकेशन। फिर ये मैग्नीट्यूड 0 था। तो आई सजेस्ट, जो लोग क्लास में बैठे हैं और जो लोग ऑनलाइन बैठे हैं, सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर कोई कंपोनेंट 0 है तो उसको 0 शामिल रखें। वजह अभी आप थोड़ी देर बाद देखेंगे कि अगर आप ये 0 शामिल ना करें तो आपको दुश्वारी हो जाएगी। तो अगर कोई कंपोनेंट 0 है तो उसको 0 की उसकी प्रेजेंस रखिएगा प्लीज, अल्लाह के वास्ते। आपका काम आसान हो जाएगा, मेरा काम कुछ नहीं जाएगा। इसी तरह ये -1 था, तो इसकी वजह से ये माइनस हो गया, 1 जाहिर लिखते नहीं है, और ये लोकेशन नंबर 3 है, क्योंकि ये 0 1 2 3, तो ये डायरेक्टली मैंने इसका जी ट्रांसफॉर्म लिख दिया। इसी तरह इम्पल्स रिस्पॉन्स दिया हुआ, इसका भी जी ट्रांसफॉर्म h ऑफ n लिख लें, तो h ऑफ z हो जाएगा 1 3 z इनवर्स -3 z रेज़ टू द पावर -2 एंड सो ऑन। बस अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें। बचपन से हम लोग मल्टीप्लाई करते आ रहे हैं, ऊपर नीचे लिखें, आपस में मल्टीप्लाई करें। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने तरीकाकार बड़ा सिंपल होता है। पहला फैक्टर उठाएं, -z रेज़ टू द पावर -3, सारे फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर लें। इफ यू मल्टीप्लाई विद दिस, तो ये हो जाएगा, देखिए माइनस प्लस, ये रहा माइनस, और यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो मैग्नीट्यूड 1, और पावर आपस में ऐड हो जाती हैं। तो इसकी पावर -3 है, इसकी पावर -4 है, ये देखिए ये हो गया -7। इसी तरह -z इनवर्स को इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, और ये पावर्स जब आपस में ऐड होंगी तो -6 हो जाएंगी। और ये जो जब हम मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो अल्लाह के वास्ते यहाँ भी 0 लिखिए प्लीज। रीजन क्या है, बस अभी 1-2 लाइनों में आपको नजर आ जाएगा कि अगर आप ये 0 शामिल नहीं करेंगे तो कितनी आपको तकलीफ पहुंचने वाली है। सिमिलरली, खैर ये तो हमने सबसे मल्टीप्लाई कर लिया, अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे मल्टीप्लाई कीजिए इसको, तो ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, और ये इसका भी मैग्नीट्यूड 1, इसका भी 1, तो यहाँ मैग्नीट्यूड 1, और पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी, -4 और -2 -6। ये देखिए मैंने इसलिए अर्ज किया था कि अगर आप ये 0 शामिल नहीं करेंगे तो अलाइनमेंट आउट हो जाएगी। ये खुद ब खुद z की पावर -6, यहाँ z की पावर -5, यहाँ z की पावर -4, z की पावर -3, इसी तरह जब आगे मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो ये अलाइनमेंट खुद ब खुद होती जाएगी। अब अगर तुमने 0 ना लिखा होता मेरे भाई, फर्ज करो ये 0 आपने यहाँ नहीं लिखा होता, यहाँ भी ये 0 नहीं होता, तो क्या होता, -2 z की पावर -4 इस लोकेशन पर आ रहा होता, और ये लोकेशन है -5 वाली पावर की।
अलाइनमेंट सारी खराब हो जाती, फिर आप आसानी से ऐड नहीं कर पाते। लेकिन अब देखिए कि z की पावर -7 ये डायरेक्टली आप ऐड कर दें, z की पावर -6 पावर सेम है, इसका मतलब है z की पावर -6, लेकिन ये क्योंकि +1 है और ये -1 है तो ये 0 हो जाएगा। इसी तरह इसकी बात करें अगर यहाँ पर, तो इस 0 की वजह से ये देखो अलाइनमेंट नहीं खराब हो सकी हमारी। तो z की पावर -4, z की पावर -4, z की पावर -4, इसका मतलब है कि ये तो रहेगा z की पावर -4 और -2, -3 +1, तो ये -4 हो जाएगा। बहरहाल ये हमारे पास आंसर आ गया y ऑफ z। अब आपके सीनियर्स क्या करते हैं, इसके बाद फौरन y ऑफ n लिख देते हैं, जो कि गलत है लिखना। ये बता दें अल्लाह के वास्ते कि भाई ये जो आपके पास आंसर आया है ये y ऑफ z आया है, और अब क्योंकि हमें y ऑफ z तो हमसे नहीं पूछा है, हमसे तो सवाल में आउटपुट पूछी है, ये तो आउटपुट का z ट्रांसफॉर्म है, इसका इन्वर्स लिखना है। तो एक लफ्ज लिख दें ये, अल्लाह के वास्ते इसको जरूर लिखिएगा, क्योंकि मुझे फिर नहीं पता चलता। खैर मुझे तो पता है, लेकिन अगर कोई और आपकी ये कॉपी देखता है तो कैसे पता चलेगा कि y ऑफ z से ये y ऑफ n कैसे आ गया। तो इन्वर्स हमने किया है, इन्वर्स z ट्रांसफॉर्म लिया है। ये देखिए इसका मतलब है कि ये ओरिजिन पर है, क्योंकि इसके साथ लिखा होगा यकीनन z की पावर 0, तो ये रहा ओरिजिन पर, ये लोकेशन नंबर 1 पर है, उसका मैग्नीट्यूड 5, और ओरिजिन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसके जरिए। जब तक ये एरो नहीं लगाएंगे आपका जवाब अधूरा है। 5 नंबर अगर आपने पूरा काम सही कर लिया, ये एरो भूल गए तो भूल जाइएगा कि आपको आधे मार्क्स मिलेंगे, क्वेश्चन के 50% मार्क्स यहीं खत्म हो जाएंगे अगर ये एरो आपने नहीं लगाया। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, इसको डब्बे में बंद कर दें इस तरह। और ये हमारा कौन सा, जी जी, इसके साथ आरओसी बिल्कुल लिखे लिखे तो मुझे अच्छा लगेगा, लेकिन क्योंकि ये फाइनल आंसर नहीं है, फाइनल आंसर नहीं, तो जैसे मैंने यहाँ आरओसी नहीं लिखा, यहाँ आरओसी नहीं लिखा, तो यहाँ भी ना लिखे तो मैं माइंड नहीं करूंगा। लेकिन अगर ये फाइनल आंसर ही हमारा जी ट्रांसफॉर्म की शक्ल में होता तो फिर हम जरूर कहते, या सवाल में, हाँ ये भी सवाल में अगर होता फाइंड दी जी ट्रांसफॉर्म ऑफ दी आउटपुट, तो यही हमारा फाइनल आंसर होता। अब इसके साथ सेमीकोलन लगाकर आप आरओसी लिखते कि इंटायर जी प्लेन एक्सेप्ट z इज इक्वल टू 0, क्योंकि सारे z इनवर्स हैं सबकी, इसका मतलब है सब डिनोमिनेटर में जाएंगे, और डिनोमिनेटर में 0 पुट करते ही पूरा सवाल, पूरा सीक्वेंस है वो इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ये लाइन अगर हमारा फाइनल आंसर होता तो फिर हम जरूर आरओसी लिखते, लेकिन अभी यहाँ मैं माइंड इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि ये फाइनल आंसर नहीं है, हमसे तो पूछी गई है आउटपुट, तो हमें इसका जी ट्रांसफॉर्म को इन्वर्स करना पड़ेगा। y ऑफ z है अगर ये, तो स्मॉल y ऑफ n हो जाएगा, और उसी तरह। अच्छा, बाज लोग इस तरह से मल्टीप्लाई नहीं करते, साइड बाय साइड दो ब्रैकेट्स लिखकर मल्टीप्लाई करते, तो उस तरह भी एक सवाल कर लेते, लेकिन इसमें भी हम कोशिश करेंगे कि अगर कोई फंक्शन जीरो है, इत्तेफाक से इसमें कोई वैल्यू जीरो नहीं है, ना इसमें कोई जीरो है ना इसमें कोई जीरो है, तो अगर ऐसा हो तो जीरो की प्रेजेंस रखिएगा। तो फंक्शन हमें दिए हुए हैं, सॉरी एच ऑफ एन दिया हुआ है हमें, इम्पल्स रिस्पॉन्स दिया हुआ है, इनपुट सिग्नल एक्स ऑफ एन दिया हुआ है, हमसे कहा गया कि आउटपुट मालूम करें, तो आउटपुट तो हमें पता है टाइम डोमेन में एलटीआई सिस्टम की आउटपुट जो है वो कॉन्वोल्यूशन से निकलती है, तो कॉन्वोल्यूशन के बजाय हम ये वाली प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, कॉन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ जी ट्रांसफॉर्म। एक दफ़ा स्टेटमेंट उर्दू में, अंग्रेजी में, सिंधी में, पंजाबी में, किसी भी लैंग्वेज में लिख दीजिएगा कि हम ये कॉन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी यूज करने जा रहे हैं। मैं लैंग्वेज को माइंड नहीं करूंगा, भले अरबी में लिख दें, मुझे अरबी भी आती है। हेंस, तो सबसे पहले क्या करें, एक्स ऑफ जी और एच ऑफ जी निकाल लें, तो ये मैंने एच ऑफ जी निकाल दिया, ये मैंने एक्स ऑफ जी निकाल दिया, चेक कर लीजिएगा, वेरीफाई कर लीजिएगा, बिल्कुल सही है। अब बजाय इसके कि अप एंड डाउन लिख के, साइड बाय साइड लिख के हम मल्टीप्लाई कर लें इस प्रॉपर्टी के मुताबिक, इस तरह कर लें तो भी ठीक है, कोई बात नहीं। पहले इससे मल्टीप्लाई करें, पहले फैक्टर से पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लें, फिर नेक्स्ट फैक्टर से मल्टीप्लाई कर लें, तो देखो जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 3z, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 3 है, इसका मैग्नीट्यूड 1 है, और पावर्स आपस में ऐड होती हैं, तो इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 0 है, तो ये z स्क्वायर ही रहा। इसी तरह एक एक से मल्टीप्लाई करते चले जाएं, इसमें मैंने कोई गलती नहीं की है, इसको चेक कर लीजिएगा, आपका फाइनल आंसर यही आएगा। अब ड्रामेबाजी यहाँ से स्टार्ट होती है, मतलब जो प्रॉब्लम स्टार्ट होती है इस तरीके से मल्टीप्लाई करने में, वो ये कि हमने सेम पावर्स के मैग्नीट्यूड को ऐड करना है। जैसे हमें ये नजर आ रहा है जेड स्क्वायर, अब एक एक को आप चेक करेंगे जेड स्क्वायर और कहाँ है, इत्तेफाक से कहीं और नहीं है। या हम इसकी बात करें जेड की पावर -1, तो जेड की पावर -1 एक ये है, एक जेड की पावर -1 ये है, इसका मैग्नीट्यूड ऐड करना है, एक जेड की पावर -1 ये है, एक ये है। अब खुदा न खास्ता गलती से हम ओवरलुक कर जाएं इसको,
तब गलत हो जाएगा। लेकिन वो जो पिछला वाला मेथड था उसमें क्योंकि अलाइनमेंट खुद ब खुद हो रही थी तो गलती का वहां चांस ही नहीं है। तो मैं तो प्रेफर करता हूँ पिछले वाले मेथड को कि अप एंड डाउन लिखकर एक एक को मल्टीप्लाई कर लें, और उसमें अगर कोई वैल्यू जीरो है तो जीरो रखिए प्लीज, उसकी प्रेजेंस को जीरो रखें। खैर इन तमाम सबको हम एडअप कर लें तो यू शैल गेट इंशाल्लाह दिस, और इसमें कोई गड़बड़ मैंने नहीं रखी है। बस इसको इन्वर्सली करके y ऑफ z के बजाय इसको कर दें y ऑफ n। ये लोकेशन नंबर देखो z की पावर +2 है, यानी बेसिकली इट इज z की पावर -2। तो ये लोकेशन नंबर -2 पर है मैग्नीट्यूड 3, ये लोकेशन नंबर -1 पर है मैग्नीट्यूड 2, और ये है ओरिजिन पर। तो 4 एंड -5 इसके नीचे आप लगा दें एरो, तो ये ओरिजिन हो गया, ये लोकेशन -1 हो गई, -2 हो गई, एंड सो ऑन। उसी तरह सबके मैग्नीट्यूड देखकर लिख लें। ये हमारा फाइनल आंसर जैसे ही आ जाए डब्बे में बंद कर दें ताकि मुझे पता चल जाए ये आपका फाइनल आंसर है। तो मुझे इस तरह से मल्टीप्लाई करना यकीन करिए अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इसमें गलती के चांसेस होते हैं। मेरा अपना तजर्बा, मेरा अपना एक्सपीरियंस है, इस तरह से आपके जब सीनियर्स ने मल्टीप्लाई किया तो हमेशा गलती की है। तो फिर हम एक सवाल और करने जा रहे हैं, इसमें दोनों देखिए नॉन कॉजल हैं, इसमें भी कुछ नेगेटिव पार्ट शामिल है, तो ये भी नॉन कॉजल है। जो इनपुट हम दे रहे हैं वो भी नॉन कॉजल है। खैर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कॉजल हो या एंटी कॉजल। हम अप्लाई करेंगे जी ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज को। दोनों का जल्दी से जी ट्रांसफॉर्म निकाल लें कि टाइम डोमेन में तो हमें कॉन्वोल्यूशन करनी पड़ती, लेकिन हम इस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए हम इनके स्पेक्ट्रम्स को मल्टीप्लाई करेंगे। झटपट स्पेक्ट्रम निकाल लें। ये ओरिजिन है, ये -1 पर है, तो हाँ ये रहा, ये ओरिजिन पर है तो इसके साथ z की पावर 0 और ये z की पावर -1, तो डायरेक्टली लिख दिया है। सिमिलरली इसके लिए भी निकाल लें, मल्टीप्लाई कर लें। मुझे यही तरीका पसंद है, इसी तरह मैं मल्टीप्लाई करूंगा। मल्टीप्लाई कर लें, पहले इससे मल्टीप्लाई करें पूरे फैक्टर्स को, तो ये आ जाएगा हमारे पास। और देखिए खुद ब खुद अलाइनमेंट होती चली गई, z की पावर +1, z की पावर +1, ये खुद ब खुद एक दूसरे के नीचे आ गए। इसी तरह ये, अब इसको बस ऐड कर लें सबको, यू शैल गेट दिस, और इसको इन्वर्सली जब आप लिखेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। इसमें ओरिजिन पर जो है यकीनन 7 है ना, तो 7 के नीचे आ जाएगा ये एरो। इसमें सर ने एक गलती कहीं की है, ज़रा आइडेंटिफाई कोई कर दें तो बहुत अच्छा होगा, वरना फिर एक गलती सर ने की है, मल्टीप्लीकेशन में नहीं की है, वो मैंने तंग नहीं किया है, लेकिन एक बहुत बड़ी लॉजिकल मिस्टेक मैंने की है, और सिर्फ जगाने के लिए। इस पेज पे कहीं एक गलती है। तो किसी ने नोट किया क्या गलती है सर की? नाश्ता करने वालों, घर पे बैठे हो, देखो क्या गलती की है सर ने यार, ताकि वो गलती तुम लोग ना करो। मल्टीप्लाई करने में, ऐड करने में कोई गलती नहीं है, y ऑफ z होना चाहिए, बिल्कुल। ये देखिए ये फरमा रहे हैं, ये होना चाहिए कैपिटल Y ऑफ z, बिकॉज ये जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई किए, आंसर जब आएगा वो y ऑफ z होगा, y ऑफ n नहीं होगा। और ये फंक्शन ऑफ z है सारे यार, तो y ऑफ n कैसे हो सकता है? तो दिस शुड बी y ऑफ z, बिल्कुल सही फरमाया। और फिर जब हम उसको इन्वर्स लिखेंगे तब जाकर ये y ऑफ n बनेगा। तो ये जगाने के लिए थी, ये इस तरह की छोटी मोटी गलतियां मैं आप लोगों को जगाने के लिए रद्द करता हूँ। बस ये हमारा आखिरी सवाल था, और ये देखिए इसके बाद है अंधेरा। ये जैसे ही आंसर आ जाए तो बॉक्स में बंद कर दें, और ये अंधेरे का मतलब है हमारा आज का टॉपिक खत्म होता है। तो यही इसी जैसे सवालात आपके पास आ रहे हैं सैटरडे को 2 बजे क्विज नंबर 5 में। तो हमारा सेशनल इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा, 2-1 दिनों में मैं सारे चेक करके और आपका सेशनल फाइनलाइज अगले वीक में कर लूँगा। तो हमारे दोनों असाइनमेंट्स हो गए हैं, 4 क्विजेज हो गए हैं, एक क्विज हमारा जो रहता है वो 5वां क्विज इसमें से होगा, यानी एप्लीकेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ जी ट्रांसफॉर्म। और जाहिर है उसमें से यही प्रॉपर्टी मैंने पूछनी है, जी ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी, कॉन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी। तो आज का काम जो है बस यहीं ख़त्म करते हैं। कोई सवाल हो तो सर हाजिर हैं, वरना आज का काम बस यहाँ समाप्त होता है। अगली क्लास में इंशाल्लाह से मंडे को जब हमारी क्लास होगी तो पहले जी ट्रांसफॉर्म की कुछ प्रॉपर्टीज़ और फिर कुछ जो चीज़ें मैंने रिवाइज आप लोगों को करवानी है, जैसे फोरियर ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई मैंने नहीं करवाया था, तो सर तला ऐसा ने डिटेल में अपनी क्लास में करा रखा है, तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को उस तरह का काम कराना चाहता हूँ ताकि अगर खुदा न खास्ता
सर का पेपर आता है, सर के सवाल आते हैं फाइनल में, तो आप ये नहीं कह सकेंगे कि सर ये प्रॉपर्टी तो हमने पढ़ी थी लेकिन इसकी एप्लीकेशन आपने नहीं कराई थी। तो 4 ईयर की प्रॉपर्टीज़ की एप्लीकेशन हम लोगों ने करनी है थोड़ी सी, फिर कुछ चीज़ें रिवाइज करेंगे। और ये आज मैं इंशाल्लाह सर से पता कर लूँगा कि जो मिड टर्म से पहले का पार्ट था वो फाइनल में आता है कि नहीं, आना है या नहीं। क्योंकि पिछले साल तो एनईडी ने मना किया था कि भाई जो पार्ट आपने उसमें मिड टर्म में दे दिया है उसके बाद से फाइनल बनाइएगा। तो ये पता नहीं, अल्लाह करे इस दफ़ा भी ऐसे ही हो तो अच्छा है। अच्छा है इसी तरह, यानी वो पार्ट ठीक है, आपने एग्ज़ाम उसका दे दिया मिड टर्म तक, उसको ख़त्म करें, उसके बाद से पूछा जाए। लेकिन फिर भी आई एम नॉट श्योर कि एनईडी की इस वक्त क्या पॉलिसी है, तो वो मैं एचओडी से पूछ कर, सरतला एहसन से, तो मैं आप लोगों को इंशाल्लाह कन्वे कर दूंगा कि मिड टर्म इसके पीछे वाला यानी मिड टर्म से पहले वाला भी कुछ पार्ट शामिल है कि नहीं। तो बस आज का काम यहाँ ख़त्म करते हैं। लेक्चर नंबर 13 बहुत रो के बहरहाल ख़त्म हुआ, बीच में मिड टर्म का भी पूरा वीक आया। और कोई सवाल हो तो सर हाजिर हैं। अटेंडेंस आप लोगों की आप लोगों के सामने मैं फ़ौरन शो कर दिया करता हूँ कि मेरे भाई देखिए ये रही आप लोगों की अटेंडेंस, ये मैंने डाउनलोड की और ये रही, यहाँ से मैंने फ़ौरन कट की और अपने पास सेव कर लेता हूँ मैं सिग्नल एंड सिस्टम की अटेंडेंस में। ये आ गई आप लोगों की अटेंडेंस और मैं दिखा देता हूँ। हमेशा मेरी आदत है कि ये वो अफराद हैं जिनके नाम इसमें एक दफ़ा भी आ गए हैं तो उनकी अटेंडेंस का मैं जिम्मेदार हूँ, बाकियों की मेरी मुझे कोई परवाह नहीं है, उन्होंने अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारी है। तो आज का काम फिर यहीं ख़त्म करते हैं। तो जो लोग नहीं हैं उनको भी बता दीजिएगा कि भाई सैटरडे को 2 बजे इंशाल्लाह क्विज नंबर 5 हो रहा है और उसका कोई मेकअप नहीं होगा, तो जिसने मिस किया तो उसने मिस किया, ठीक है। ये मुझे अटेंडेंस क्लास वाली मिल गई है और ऑनलाइन तो मैंने दिखाई दिया है। तो ठीक है, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं सैटरडे को मैं तो नहीं हूँगा लेकिन आप लोगों को क्विज 2 बजे इंशाल्लाह फ़ौरन अपीयर हो जाएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।